एमपी एग्जाम्स बाय प्रदीप सर में स्वागत है। हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के शिक्षण सूत्र या फार्मूला ऑफ टीचिंग और इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। लेकिन दोस्तों, इसको पढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी मिलती रहे। ठीक है, तो फार्मूला ऑफ टीचिंग या शिक्षण के सूत्रों में पहला सूत्र अपन पढ़ेंगे सरल से जटिल। क्या पढ़ेंगे? सरल से जटिल। देखिए, नाम से स्पष्ट है सरल, मतलब पहले आपको ये चीज सिखाना है, उसके बाद आपको किधर जाना है? जटिल की तरफ जाना है। या यूं कह सकते हैं कि बालक को पहले सरल चीजें सिखाएं, उसके बाद उनको कठिन चीजें सिखाएं। तो इसका प्रयोग जैसे अपन गणित में मानते हैं, उदाहरण लेते हैं गणित का। जैसे बालकों को मान लो जुड़वाना है, आपको 3 और 4 को जोड़ने को बोलना है, तो आप क्या करेंगे? पहले उनसे लाइनें खिंचवा लेंगे। मान लो 1 2 3, इसी बार 4 को लेना तो 1 2 3 4। अब इनको जोड़ना तो उसको काउंटिंग करवाएंगे लाइंस की, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस प्रकार इनका जो जोड़ आएगा वो कितना आएगा? 7 आएगा। इसी प्रकार मान लो आपको 5 और 2 को जोड़ना है, या 3 एक और ले लो आप एक उदाहरण के तौर पर, तो इनको जोड़ना है तो 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 इन सबको जोड़ना है आपको। तो पहले बिल्कुल इनको सरल चीजें सिखाएंगे आप। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो योग आएगा आपका कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, तो पहले उसको सरल चीज सिखाएंगे, उसके बाद उसको कठिन चीज सिखाएंगे, या यूं कह सकते हैं कि पहले सिंपल जोड़ सिखाएंगे, फिर उसके बाद जब ये जोड़ सीख चुका होगा तो फिर उनको वो जोड़ या घटाव सिखाएंगे जिसमें हंसी या कैरी वगैरह आता हो। ठीक है, तो ये सरल चीजें होती हैं, तो इसको अपन कह सकते हैं सरल से जटिल की ओर। तो ये पहला आपका शिक्षण सूत्र था, सरल से जटिल। दूसरे शिक्षण सूत्र की बात करते हैं अपन, तो दूसरा शिक्षण सूत्र अपन लेते हैं ज्ञात से अज्ञात। क्या लेते हैं? ज्ञात से अज्ञात। ठीक है, इसमें भी पहले क्या करना पड़ता है? बालकों का पूर्व ज्ञान चेक करना पड़ता है। क्या चेक करना पड़ता है? बालकों का पूर्व ज्ञान, या पहले यूं कह सकते हैं कि बालकों को पहले ज्ञात वस्तुएं बताए। पहले नंबर पे क्या बताया उनको? वो वस्तुएं बताए जिनको वो जानते हैं। ठीक है, इसके बाद उनको वो वस्तुएं या वो संख्याएं बताए या वो चीजें बताए जिनको वो नहीं जानते हैं। तो धीरे धीरे अपन क्या करेंगे? इनको ज्ञात से अज्ञात की तरफ ले जाएंगे, या यूं कह सकते हैं कि बालकों का पहले पूर्व ज्ञान जांच कर नवीन ज्ञान क्यों ले जाया जाए? नवीन ज्ञान या अज्ञात की ओर ले जाया जाए। तो इस प्रकार से अपने को ध्यान में रखना है। एक उदाहरण लेते हैं, मान लो बालकों को अपन वर्णमाला सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? या भाषा शिक्षण की बात करते हैं, उनको अपने को वर्णमाला सिखाना है। क्या सिखाना है? वर्णमाला। तो वर्णमाला में क्या करना पड़ता है? पहले जिन चीजों को जानते हैं उनको आपको विषय वस्तु मानकर बताना है। जैसे क से एक उदाहरण दें, क ख ग। अब क ख ग बता तो दे, लेकिन होता क्या है एक्चुअली? तो इसकी विषय वस्तु उनको बता दो। तो फिर उनको क्या विषय वस्तु में, जैसे कलम क्या होते, तो उनके लिए एक नया अज्ञात वर्ड आ गया, कलम। ठीक है, तो ये कलम कमल हो गया, कलश हो गया। फिर उनको एक कलश वगैरह कमल वगैरह इनका डायग्राम वगैरह बता दे, बेटा कलम ऐसा होता है, कलश ऐसा होता है। तो इस प्रकार से आप उनको अज्ञात की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। जैसे खरगोश, खाना, इस प्रकार से आप और भी कोई वस्तुएं बता सकते हो। ठीक है, ग से आपका गमला, गणेश, है ना। तो इस प्रकार से आप वस्तु उनको बता के नवीन ज्ञान उनको बताएंगे। किसके आधार पर? पूर्व ज्ञान के आधार पर, जिनको वो जानते हैं। तो इस प्रकार का जो शिक्षण सूत्र होता है वो कहलाता आपका ज्ञात से अज्ञात। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, इसी प्रकार आपको अगले शिक्षण सूत्र की बात करते हैं अपन। देखिए अगले शिक्षण सूत्र क्या होता है? स्थूल से सूक्ष्म। अगला शिक्षण सूत्र क्या आएगा? स्थूल से
सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म। स्थूल से सूक्ष्म का अर्थ है, पहले अपन ये जानते हैं कि बालकों का जो शारीरिक विकास होता है, उस शारीरिक विकास के साथ ही उनका मानसिक विकास भी जुड़ा रहता है। या यूं कह सकते हैं कि जो बालक होते हैं शैशवावस्था में सूक्ष्म या अमूर्त, सूक्ष्म या अमूर्त वस्तुओं के बारे में का कम ज्ञान रखते हैं। शैशवावस्था में बालक क्या करते हैं, इन सूक्ष्म या अमूर्त वस्तुओं के बारे में कम ज्ञान रखते हैं और उनको जान नहीं पाते। तो पहले उनको क्या करना पड़ता है, बालकों को आपको स्थूल या मूर्त वस्तुएं बताना पड़ती है। क्या करना पड़ती है, पहले स्थूल या मूर्त वस्तुएं बताए और फिर क्या करेंगे आप, सूक्ष्म या अमूर्त। तो इस प्रकार से अपने को ध्यान में रखना है, या पहले बालकों को वो वस्तुएं बताना जिनको वो जानते हैं, और उसके बाद वो वस्तुएं बताना जिनको वो नहीं जानते हैं। ठीक है, तो जैसे अपन क्या करते हैं, मान लो बालकों को गणित में जोड़ घटाना आपने सिखा दिया, अब किस प्रकार से हासिल वगैरह आते हैं, तो हासिल के बारे में उनको जानकारी देना, या आप उनको अगर जोड़ना सिखा रहे हो मान लो, तो जो जोड़ना सिखाना है तो आप कंकर, पत्थर, कांच की गोलियां आप ले सकते हो, है ना। तो इन गोलियों को गिन गिन के भी आप बालकों को सिखा सकते हो। या भूगोल की कोई वस्तु इनको बताना है, जैसे नदी क्या होता है, समुद्र क्या होता है, भूगोल की अपन बात करते हैं, नदी, समुद्र, तालाब, चार्ट, तो ये क्या होते हैं। तो इनको अगर आपको सिखाना है बालकों को, तो फिर उनके मॉडल चित्र वगैरह उनको प्रस्तुत करो, या उनको कोई भ्रमण पे ले जाओ। तो इस प्रकार से आप पहले उनको वस्तुएं बताए जिनको जानते हैं, और फिर उनको इस सूक्ष्म की तरफ डाइवर्ट करेंगे। तो ठीक है, तो इस प्रकार का जो शिक्षण सूत्र कहलाता है वो कहलाता है आपका स्थूल से सूक्ष्म। ठीक है, अगला शिक्षण सूत्र देखिए, पूर्ण से अंश। अगला शिक्षण सूत्र आएगा पूर्ण से अंश, 14 नंबर, पूर्ण से अंश। देखिए पूर्ण से अंश में क्या होता है, पहले आपसे पूछ ले कि बताइए इस शिक्षण सूत्र के प्रतिपादक कौन थे। तो इसके जो प्रतिपादक थे वो गेस्टाल्टवादी थे। कौन थे, गेस्टाल्टवादी, या इनको अवयववादी भी कहा गया है, अवयववादी। ये प्रश्न पूछा गया है कि इन शिक्षण सूत्र में किनका योगदान रहा, तो गेस्टाल्टवादियों का या अवयववादियों का रहा है। ये गेस्टाल्टवादी कहते हैं कि कोई भी वस्तु, पहले हम उसके संपूर्ण रूप में देखते हैं, संपूर्ण रूप में देखते हैं, और फिर उसके अन्य अवयवों को। ठीक है, उदाहरण समझेंगे, जैसे आपको पेड़ लेना है, क्या लेना है, तो बालक क्या करता है, पहले पेड़ को देखता है, जब तक उसको पता नहीं पेड़ क्या होगा, तो अगर अपन आगे की वस्तु उसको बता नहीं पाएंगे, तो जो पेड़ हो गया ये उसके लिए क्या हो गया, पूर्ण हो गया। क्या हो गया, इसके लिए वो पूर्ण हो गया। फिर इस पेड़ की क्या जड़ें होती है, जड़ क्या होता है, तना क्या होता है, पत्तियां क्या होती है, जाइलम, फ्लोएम, इन ऊतकों के बारे में आपको जानकारी देना, मान लो कोशिकाएं क्या होती है। ठीक है, तो ये जो आपकी वस्तुएं आएगी ये आपकी आएगी अंश में, किसमें आएगी, अंश में। तो फिर आपको उनको समझाना है ऐसी जड़ें होती है, ऐसी पत्तियां होती है, ऐसे तना होता है, इसके बारे में जानकारी देना। एक और उदाहरण मानते, मान लो कंप्यूटर का आपको बताना बालकों को, किसके बारे में बताना है, कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर पहले बालकों को पूर्ण रूप में दिखाना पड़ेगा कि ऐसा कंप्यूटर होता है। फिर इस कंप्यूटर के क्या क्या पार्ट होते हैं, जैसे सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, है ना। तो ये जो वस्तुएं दिखाएंगे बाद में, की चर्चा जब करेंगे, तो ये कहलाती अपूर्ण। क्या कहलाती है, अपूर्ण। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूर्ण से
अंश की ओर। अगले शिक्षण सूत्र की बात करते हैं अपन अनिश्चित से निश्चित। अगले शिक्षण सूत्र कौन सा आएगा? अनिश्चित से निश्चित। अनिश्चित से निश्चित। अनिश्चित से निश्चित में क्या होता है? छात्रों का बौद्धिक विकास क्या होता है? हमेशा अनिश्चित से निश्चित की ओर चलता है। यही कह सकते हैं कि बालकों को प्रारंभ में किसी घटना या विषय वस्तु की जानकारी कम होती है या अनिश्चित होती है, फिर धीरे धीरे उस ज्ञान को आगे परिपक्वता जब उनमें आती जाती है, अनुभव आते जाते हैं, तो उस अनिश्चित ज्ञान को किसमें कन्वर्ट करते जाते हैं? निश्चित ज्ञान में। ठीक है, तो यह बालकों के परिपक्वता से जुड़ा है, क्योंकि बालकों को पहले अनिश्चित ज्ञान ही होता है, अनिश्चित ज्ञान ही होता है, और फिर उनको निश्चित की ओर ले जाया जाता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। जिससे आपको मान लो कोई देश के बारे में बालकों को जानकारी देना है, किसके बारे में जानकारी देना है? किसी देश के बारे में आपको जानकारी देना है, ठीक है, या उसकी विशेषताओं का वर्णन करना आपको, तो ये उसके लिए अनिश्चित वस्तु है, क्योंकि देश उसने देखा नहीं है। तो आप क्या करेंगे? एक देश का उदाहरण लेते हैं, देश या प्रदेश का। तो ये जो देश या प्रदेश हो गया, उसके लिए क्या हो गया? अनिश्चित हो गया, क्योंकि अभी उसने देखा ही नहीं देश कैसा होता है। ठीक है, फिर इस देश या प्रदेश को समझाने के लिए उसमें क्या क्या नदियां हैं, कैसा उसका नक्शा है, किस प्रकार से उसकी आकृति है, किस प्रकार का उसका भूगोल है, तो इनको समझाने के लिए अगर आप कुछ चार्ट वगैरह या नक्शे मैप्स की हेल्प लेंगे, चार्ट हो गया, मैप हो गया, ठीक है, चार्ट हो गया, मैप हो गया, और मानचित्र अपन ले सकते हैं और भी नए नए, तो इनकी सहायता से अगर आप समझाओगे तो उस अनिश्चित ज्ञान को निश्चित में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मतलब किसी भी विषय वस्तु को आपको सिखाना है बालकों को, तो आप क्या करेंगे? उसको विभिन्न प्रकार के मॉडल चित्र या इनकी हेल्प ले सकते हो, ताकि उस बालक का जो ज्ञान हो वो परिपक्व हो जाए। क्योंकि प्रारंभिक अवस्था के दौरान बालकों का विकास इतना परिपक्व नहीं हो पाता है जिससे इन चीजों को वो समझ सके। तो इस प्रकार का जो ज्ञान कहलाता है वो क्या कहलाता? अनिश्चित से निश्चित। ठीक है, अगले शिक्षण सूत्र की बात करते हैं अपन प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष। ठीक है, देखो नाम से स्पष्ट है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष मतलब क्या होता है? पहले बालकों को वो चीजें सिखाना जो उनके सामने होती है, पहले बालकों को वो चीजें सिखाना जो उनके सामने होती है, और फिर बालकों को वो वस्तुएं बताना जो उनके सामने नहीं होती है। तो कुल मिलाकर उनके प्रत्यक्ष ज्ञान को किसमें कन्वर्ट किया जाएगा? अप्रत्यक्ष ज्ञान में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, या यूं कह सकते हैं कि बालकों को पहले वर्तमान की जानकारी दी जाए, पहले वर्तमान की जानकारी दी जाए और फिर भूत और भविष्य की जानकारी दी जाए। जब तक वो वर्तमान को नहीं समझेंगे तब तक हम उनको भूत या भविष्य नहीं बता पाएंगे। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं? चित्र, मॉडल या अन्य सामग्री, अन्य शिक्षण सामग्री की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं? उन वस्तुओं को भी समझा सकते हैं जो उनके सामने नहीं हो सकती है ना, जो उनके सामने नहीं होती है, जो उनके सामने नहीं होती है, उनको समझाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो चीन के बारे में जानकारी देना है, या भारत के बारे में जानकारी देना है, किसी अन्य यूरोप देश के बारे में जानकारी देना है, यूरोप महाद्वीप को समझाना है, रूस के बारे में उनको समझाना है,
तो इस प्रकार से आप नक्शा या मैप लेंगे बच्चों के सामने, उनको समझाएंगे बेटा ऐसा नक्शा होता है, इसका 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 पर्वत ऐसे, ऐसा इसका भूगोल है, तो ठीक है। तो उनके आधार पर बालक क्या करेगा, वो जल्दी सीख जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का जो ज्ञान कहलाता है वो क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष। अगले शिक्षण सूत्र की बात करते हैं अपन, विशिष्ट से सामान्य। क्या आएगा आपका, विशिष्ट से सामान्य। विशिष्ट से सामान्य, देखो नाम से स्पष्ट है, पहले छात्रों को क्या करना है, पहले कोई भी विषय वस्तु आप अगर समझा रहे हो तो उनको पहले उदाहरणों की सहायता से ज्यादा समझाने का प्रयास करें। तो ये जो उदाहरण कहलाएंगे उनका विशिष्ट ज्ञान कहलाएगा, है ना। तो पहले उदाहरण समझाएं और फिर उनके नियम या सिद्धांत, ठीक है। जब तक वो उदाहरण नहीं समझेगा तब तक उनके अपन नियम या सिद्धांत नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बालकों को पहले उनके मूर्त ज्ञान को ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा आपको, मूर्त ज्ञान का, जिन वस्तुओं को जानते हैं उनको वो समझाना पड़ेगा। जैसे अपन हिंदी भाषा की बात करते हैं, हिंदी भाषा में बालकों को मान लो संज्ञा सर्वनाम के बारे में सिखाना, आपको क्या सिखाना, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण या क्रिया विशेषण, इनकी जानकारी अगर आपको देना है बालकों को, तो डायरेक्ट वो इनकी परिभाषा वगैरह रट तो लेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे लास्ट तक कि यार संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होती है, विशेषण क्या होते हैं। तो पहले बालकों को बताना पड़ेगा कि किसी का नाम हो, मान लो राम हो, श्याम हो, मोहन हो, सीता हो, गीता हो, ठीक है। तो इस प्रकार के जो नाम वाले वर्ड आते हैं तो उन नाम को क्या बोलेंगे, संज्ञा। तो अगर आपने उनको उदाहरणों के थ्रू स्पष्ट कर दिया कि इस प्रकार जब भी नाम आएगा तो बालक समझ जाएगा कि ये संज्ञा है, क्या ये संज्ञा है। इसी प्रकार सर्वनाम की बात करते तो बालकों को सिखाना पड़ेगा कि मान लो कोई वाक्य आ रहा है, राम एक सुंदर लड़का है, राम बहुत मेहनती, तो बार बार राम ना बोलते उसके स्थान पर यह वह वगैरह यूज करेंगे अपन। तो यह और वह जब उसको सिखा दिया गया, आपने उसको सिखा दिया तो समझ जाएगा कि यार ऐसे सर्वनाम अपने को लगाना है। तो इस प्रकार से आप उदाहरण समझाएंगे, फिर उसको समझाएंगे यार विशेषण क्या होते थे, विशेषण की भी अगर परिभाषा है, नियम सिद्धांत वगैरह सिखा दिए उसको तो वो समझ नहीं पाएगा। तो उसको बताना पड़ेगा कि इनकी विशेषता बताने वाले क्या है, कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलेंगे अपन, विशेषण। जैसे सुंदर, ईमानदार, मेहनती। तो इस प्रकार के जो वर्ड आएंगे इनको बोलेंगे अपन विशेषण। फिर उसको बताएंगे क्रिया विशेषण क्या होते थे, क्रिया मतलब क्रिया क्या होती है ये बताना पड़ेगा आपको, फिर उसकी विशेषता बताना वाले शब्द को विशेषण बोलेंगे। तो पहले आप उसको उदाहरण बताएं, जैसे मान लो तेज हो गया, धीमा हो गया। तो इस प्रकार के जो शब्द आएंगे उनको बोलेंगे अपन क्रिया विशेषण। क्या बोलेंगे उनको, क्रिया विशेषण। तो इनकी सहायता से बालक या यूं कह सकते हैं कि पहले आप विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करें। क्या करें, विशिष्ट प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करें और फिर उनको सामान्य चीजें सिखाएं। तो बालक क्या करेगा, वो जल्दी सीख जाएगा, तो इससे उसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला शिक्षण सूत्र 8वां, इसमें क्या होगा, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर या एनालिटिकल टू सिंथेटिक, है ना, की ओर। ठीक है, एनालिटिकल टू सिंथेटिक। देखिए विश्लेषण से संश्लेषण में क्या होता है, विश्लेषण विधि अपन पढ़ते हैं गणित में, है ना, गणित शिक्षण शास्त्र में अपन पढ़ते हैं विश्लेषण विधि क्या होती है, संश्लेषण विधि क्या होती है। तो विश्लेषण विधि में क्या होता है, बड़ी समस्या को क्या करते हैं अपन, छोटे छोटे खंडों में तोड़ते हैं। और संश्लेषण में जस्ट इसका अपोजिट होता है कि जब छोटे छोटे खंड अपन समझ चुके होते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, एक मुश्त या इकट्ठा करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन को क्या करना पड़ेगा, कोई एक समस्या है या बालकों को किसी चीज के बारे में समझाना है तो पहले उसको समग्र रूप का ज्ञान करवाने से पहले
आप उसके खंडों का ज्ञान करवाएं, है ना, खंडों का ज्ञान करवाकर फिर इन खंडों को मिलाकर बालक को संपूर्ण ज्ञान करवाया जाए। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। या आप क्या करेंगे, पहले बालक किसी समस्या को समझाना है, किसी बात को समझाना है, या किसी ऐतिहासिक घटना को समझाना है, या किसी भौगोलिक घटना को समझाना है, तो उसको समझाने से पहले उसके विभिन्न खंडों को समझाएंगे और फिर उन खंडों को मिलाएंगे तो उसका समग्र ज्ञान उसको प्राप्त हो जाएगा। तो ये खंड से समग्र भी आप बोल सकते हो। तो इस प्रकार से अपने को ध्यान में रखना है। एक उदाहरण लेते हैं, मान लो उदाहरण लेते हैं अपन उत्तर प्रदेश की, कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिले, मान लो टॉपिक है अपना उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिले। तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों को समझाने से पहले आपको हर जिले की विषय वस्तु को समझाना पड़ेगा कि उसकी क्या स्थिति है, क्या उसकी विशेषताएं, इन आदि जानकारियों को जब आप समझाएंगे तो पहले आप क्या करेंगे, इन जिलों को समझाएंगे। क्या करेंगे, जितने भी जिले उनको समझाएंगे, और जब सभी जिलों को आप एक मुश्त कर दोगे या उनको संश्लेषित कर दोगे तो वो आपका हो जाएगा, ठीक है, ज्ञान हो जाएगा उसके बारे में कि यार ये यूपी क्या है, इसके कैसे जिले हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यूपी के विभिन्न प्रकार के जिलों का वर्णन करेंगे और फिर इनको समेकित करेंगे और बालकों को बता देंगे यही आपका यूपी है, या इस प्रकार से यूपी का भौगोलिक स्ट्रक्चर है। फिर देखिए दोस्तों, अगला जो शिक्षण सूत्र आएगा मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर। लेकिन दोस्तों इसको करने से पहले आप देखिए हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, कम से कम इतना काम तो आप जरूर कर सकते हो। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत में क्या होता है, अपन ये जानते हैं कि जो बालकों की शिक्षा होती है उनको रुचियों के अनुसार देना चाहिए। क्या होना चाहिए, या जिन बालकों में जो जिज्ञासाएं होती है या जो रुचियां होती है उनको पहले आपको जानना चाहिए। तो बालकों को पहले उनकी रुचियों और जिज्ञासाओं के अनुसार शिक्षित करना चाहिए। और फिर जैसे जैसे बौद्धिक विकास हो उसके अनुसार उनको ज्ञान करवाना चाहिए। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर क्या होता है कि पहले बालकों की जिज्ञासाओं को समझना पड़ेगा, उनकी क्या क्या रुचियां हैं, क्या क्या उनकी क्षमताएं, उनको समझना पड़ेगा। और जैसे जैसे इन क्षमताओं का विकास होता जाता है वैसे वैसे उसमें तार्किकता का क्रम भी बढ़ता जाएगा, रुचियों का क्रम भी बढ़ता जाएगा। तो इसके अनुसार उसका ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, अगर भाषा की अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हिंदी लैंग्वेज की अगर बात करें अपने हिंदी भाषा की, तो भाषा का जो क्रम होता है, क्या होता है, भाषा का जो क्रम है, यह भाषा में शिक्षण का क्रम। तो पहले क्या करना पड़ता है, जैसे हिंदी भाषा की अपन बात करते हैं तो इसमें क्या करना पड़ता है, बालकों को पहले वर्ण सिखाना पड़ती है। क्या सिखाना पड़ते हैं, वर्ण। फिर दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, उनको ध्वनियां सिखाएंगे, किस प्रकार की ध्वनियां कौन सी होती है। इन ध्वनियों को जैसे सिखाएंगे आप, फिर आप उनकी शब्द रचना करवाएंगे। इन शब्दों के बाद उनसे छोटे छोटे वाक्य बनवाएंगे। क्या बनवाएंगे, वाक्य बनवाएंगे। तो ये क्या है, भाषा में शिक्षण का क्रम होता है। लेकिन क्या होता है, मनोवैज्ञानिक क्रम जो होता है वो क्या कहता है आपको, मनोवैज्ञानिक क्रम। इसमें देखिए, मनोवैज्ञानिक क्रम में देखिए आप, ये मनोवैज्ञानिक क्रम
इस मनोवैज्ञानिक क्रम में क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। पहले बालकों को वाक्य लिखवाए जाते हैं, फिर उसके बाद उनको शब्द समझाए जाएंगे, फिर क्या उनकी ध्वनियां होती है और उन ध्वनियों के क्या क्या वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से आप मनोवैज्ञानिक क्रम में इनको ऐसे सिखाना है, ठीक है। क्योंकि बालकों को रुचियों के अनुसार ही आपको पढ़ाना पड़ेगा। अगर बालकों की रुचि नहीं है तो फिर आप वो बालक सीख नहीं पाएगा। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। जैसे उदाहरण की बात करते हैं, मान लो जैसे इतिहास में मुगल कालीन स्थापत्य की जानकारी, स्थापत्य की जानकारी अगर आपको देना है तो आप क्या करेंगे, पहले उन स्थापत्यों को दिखाएंगे, बालकों को चार्ट के थ्रू समझाएंगे या कहीं उनको घुमाने ले जाएंगे। तो उन स्थापत्यों को अगर आपने उनको दिखा दिया या समझा दिया तो आप बालकों को क्या करेंगे, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर ले जाएंगे। तो इस प्रकार से आप स्थापत्य की जानकारी बालकों को दे पाएंगे, ठीक है। फिर देखिए इसमें अगला, देखिए इसमें अनुभव से युक्त की ओर। देखिए अनुभव क्या होता है, अनुभविक ज्ञान वो ज्ञान होता है जिसे बालक अपने निरीक्षण के द्वारा प्राप्त करता है ना। बालक क्या करता है, अपने निरीक्षण के द्वारा इस अनुभविक ज्ञान को प्राप्त करता है और धीरे धीरे जो उसमें बालक में परिपक्वता का विकास होता है या उसके द्वारा जो अपूर्ण या अनिश्चित जो एक ज्ञान होता है, इसको स्थायित्व बनाने के लिए या इसको तर्कयुक्त या स्थायित्व बनाने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग अपन करते हैं, ताकि जो बालक का जो ज्ञान रहे या जो अनुभविक ज्ञान है वो युक्ति युक्त बने। क्या बने, युक्ति युक्त बने। तो आप विभिन्न विधियों के द्वारा उसके जो अनुभविक ज्ञान है या अपूर्ण ज्ञान है उसको पूर्ण की ओर ले जाते हैं। उदाहरण से समझेंगे अपन। उदाहरण इसमें जैसे अपन क्या करते हैं, जैसे सूर्योदय हो गया, सूर्यास्त हो गया, गर्मी हो गई, ठंड हो गई, बारिश हो गई। तो ये घटनाएं जो बालक हर साल देखता है, इन घटनाओं को बालक अनुभव करता है कि सूर्यास्त ऐसा होता है, सूर्योदय ऐसा होता है, गर्मी ऐसी होती है, ठंड ऐसी होती है, बारिश ऐसी होती है। तो इन घटनाओं को अनुभव तो करता है, लेकिन कभी उसने इनके कारणों को जानने का प्रयास नहीं किया। तो ये उसका क्या रहता है, अनुभविक ज्ञान रहता है। ये क्या कहता है, उसका अनुभविक ज्ञान। अगर आप उसको ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे होता है, इन कारणों का जब अपन जवाब ढूंढेंगे तो ये कहलाता उसका युक्ति युक्त ज्ञान। ठीक है, ठीक है। तो इन चीजों को अगर आप समझाना है तो इनको आप समझाएंगे। तो उदाहरण भी आप दे सकते हो, या कोई घटनाएं घटित होती है तो इन घटनाओं को जो उसका अनुभविक ज्ञान होता है उसको आप युक्ति युक्त बना सकते हो कि ऐसी घटनाएं क्यों घटित होती, क्या उसके कारण है, किस चीज आप उनको समझा सकते हैं। और फिर देखिए अंतिम, प्रकृति का अनुसरण। अगला शिक्षण सूत्र है आपका प्रकृति का अनुसरण। प्रकृति का अनुसरण। देखो, प्रकृति को आपको नेचुरल नहीं समझना है। प्रकृति मतलब बालकों की प्रकृति से समझना है, क्योंकि जो बालकों की शिक्षा होती है ना, ये जो उनकी रुचि या जिज्ञासा आप मान सकते हो, रुचि या जिज्ञासा। ठीक है। तो जो बालकों की जो शिक्षा होती है उनकी रुचि या जिज्ञासा हो या प्रकृति के अनुसार होना चाहिए, या उन बालकों को जब शिक्षक सिखाता है कोई ना कोई तो उनकी आयु का ध्यान रखें, उन बालकों के मानसिक स्तर का ध्यान रखें, आयु का ध्यान रखें, मानसिक स्तर का ध्यान रखें, पाठ्य सामग्री का ध्यान रखें। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं कि उनको कब पढ़ाएं, तो इन चीजों को भी अपने को ध्यान में रखना है। तो ये कहलाता आपका प्रकृति का अनुसरण करना। क्या करना, मतलब बालकों की प्रकृति को समझे और उसके अनुसार इनको शिक्षित करवाएं। तो ये विभिन्न प्रकार के शिक्षण सूत्र थे जिनका आपका शिक्षा शास्त्र में विभिन्न विषयों में प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।